आखिर ये बॉक्स मॉडल होता क्या है और क्या CSS में सिर्फ पिक्सेल्स ही वन एंड ओनली वे है जिसकी मदद से हम हमारे वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अगर तुम्हारे मन में भी ये सब सवाल चल रहा है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुमको सिखाने वाला हूँ CSS का बॉक्स मॉडल, CSS में कितने तरीके का यूनिट्स होता है और तुमको उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये तुम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब चलो शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, विच इज बॉक्स मॉडल। तो देखो, बॉक्स मॉडल हमसे कहता है एवरी HTML एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। मतलब कि हर एक HTML एलिमेंट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और उस बॉक्स में कुल ये प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और बॉक्स साइजिंग। अब चलो एक एक करके समझते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज को, स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज बॉर्डर। इस बॉक्स का जो आउटर मोस्ट चीज है उसको हम कहते हैं बॉर्डर। और इस बॉक्स का हर एक प्रॉपर्टी में तुमको ये पैटर्न कॉमन मिलेगा विच इज क्लॉकवाइज नेचर। मतलब घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन में ये सारी प्रॉपर्टीज होता है, स्टार्टिंग ऑफ विद द टॉप, ठीक है। और इस बॉर्डर को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा टॉप, फिर होगा हमारा राइट, फिर होगा हमारा बॉटम, फिर होगा हमारा लेफ्ट। वही मैंने कहा ये क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। अब चलो समझते हैं हम हमारे सेकंड प्रॉपर्टी विच इज मार्जिन। देखो, ये मार्जिन और कुछ नहीं, ये दोनों बॉक्स के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मार्जिन। सपोज एक फर्स्ट बॉक्स है, ये हमारा सेकंड बॉक्स है, इन दोनों के बीच के स्पेस को हम कहेंगे मार्जिन। नाउ अवर थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पैडिंग। तो ये पैडिंग क्या होता है? इस कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में जो स्पेस रहता है इसको हम कहते हैं पैडिंग। ये हाइट और विड्थ क्या है ये सबको पता है, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे रहता है उसको हम कहते हैं विड्थ, और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है उसको हम कहते हैं हाइट। इज दैट क्लियर? और इस बॉक्स में जो इनर मोस्ट चीज होता है उसको हम कहते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में हमारा जितने भी सारे HTML टैग्स हैं वो सब आता है हमारे कंटेंट के अंदर। और इस चीज़ को चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा HTML का कोड है और इसमें मैंने CSS फाइल को लिंक करके रखा है और इसमें बॉयलरप्लेट कोड लिख कर रखा है। और अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रही है तो इसका मतलब है तुमने मेरा पहला वाला वीडियो स्किप कर दिया है, जिसमें मैंने तुमको बताया था कि पहले तुमको HTML करना है फिर उसके बाद CSS में आना है, क्योंकि HTML का टैक्स को ही हम CSS में सिलेक्ट करते हैं ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम ऊपर आई बटन में क्लिक करके HTML और CSS वाला वीडियो जरूर देख लेना ताकि तुम्हारा ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब चलो जल्दी से देख लेते हैं हमारा बॉक्स मॉडल का डेमो। सपोज ये मेरा H1 टैग है जिसमें मैंने मेरा नाम लिख दिया जो कि आकाश हल्दार, ठीक है। तो जैसे कि तुम सब देख सकते हो इस कोड को मैंने मेरे एक्सटर्नल ब्राउजर में खोल दिया है। और अगर इस चीज़ को इंस्पेक्ट करूँ, ये जो आउटर मोस्ट चीज़ है ये है हमारा मार्जिन, के अंदर होता है हमारा बॉर्डर, उसके अंदर होता है हमारे पास पैडिंग और उसके अंदर हमारे पास होता है एंड कंटेंट, ठीक है। तो इससे तुमको क्या समझ में आया? तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि आउटर मोस्ट चीज़ होता है हमारा मार्जिन और इनर मोस्ट चीज़ हमारा होता है कंटेंट, ठीक है। तो ये सब तुमको समझ में आ रहा है देन इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अब चलो समझते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आखिर ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होता है क्या? तो देखो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है कि हमारा HTML एलिमेंट कैसा दिखेगा और कैसा बिहेव करेगा हमारे वेब पेज के लेआउट में। ये डिटरमाइन करता है कि हमारा एलिमेंट स्टार्ट में रहेगा या नया लाइन में रहेगा, क्या वो एलिमेंट पूरा विड्थ लेगा, ये भी डिटरमाइन करना डिस्प्ले प्रॉपर्टी का काम है। HTML एलिमेंट का एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होता है। ये चीज़ मैंने तुमको HTML वाले वीडियो में भी बताया था। सपोज फॉर एग्जाम्पल div हमारा डॉक एलिमेंट होता है, मतलब कि div हमारा पूरा विड्थ ले लेगा, ठीक है। फिर div है ये फुल विड्थ ले लेता है हमारा। और स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, मतलब सपोज अगर मैं मेरा नाम लिखूँ यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर तो ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा जिसमें सिर्फ कंटेंट कवर हो जाए, ठीक है। और CSS में सिर्फ 4 तरीके का डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कैसे? डिस्प्ले कोलन सपोज इनलाइन, ठीक। देखो ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक में एलिमेंट हमारा एंटायर विड्थ ले लेता है। इसका एग्जांपल हो गया div, ठीक है। मतलब एलिमेंट हमारे न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, मतलब एक div के नीचे अगर एक मैं दूसरा एलिमेंट लिख दूँ तो वो नया लाइन से स्टार्ट होगा। दूसरा है इनलाइन,
ये क्या करता है, ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितना उसको जरूरत है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पैन। फिर उसके बाद हमारे पास है इनलाइन ब्लॉक, और ये क्या करता है, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट का, और इसमें हाइट और विड्थ देने के बाद ये इनलाइन ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया बटन। इसके बाद हमारे पास होता है डिस्प्ले नॉन। तो क्या होता है, एलिमेंट हमारा गायब हो जाता है। और इस चीज़ का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। सपोज मेरे पास एक नैप पैड है, और डेस्कटॉप में इतना बड़ा होगा, ठीक है, और मोबाइल में जाते इतना छोटा हो जाएगा, है ना। तो हमको कंडीशनली वहाँ पे चेक लगाना पड़ता है कि अगर स्क्रीन साइज छोटा हुआ तो हमारे पास वो सारा मेनू हट जाएगा और हमारे पास एक मेनू आइकन आ जाएगा। तो क्लिक करने पर जितने भी सारे हमारे नैप बार का आइटम्स हैं वो ड्रॉप डाउन से नीचे आए, उसको करने के लिए हम वहाँ पे जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग को पॉपुलेट करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वैल्यू है, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ होता है डिस्प्ले के साथ, जो कि होता है विजिबिलिटी। जैसे अगर सपोज मैंने डिस्प्ले नन कर दिया और विजिबिलिटी हिडन कर दिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, अगर विजिबिलिटी को नन कर दिया गया, मतलब विजिबिलिटी को हिडन कर दिया गया, तो हमारा एलिमेंट का जगह बच जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने किसी बटन का विजिबिलिटी हाइड कर दिया, ठीक है, तो वो बटन का विड्थ जितना स्पेस ऑक्युपाई करके रहेगा। और सपोज उस बटन में ही मैंने विजिबिलिटी की जगह डिस्प्ले नॉन सेट कर दिया, तो क्या होगा, कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं रहेगा उस एलिमेंट के लिए। अब चलो जल्दी से इस चीज़ का डेमो देख लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे दो बटन है, एक में मैंने लिखा क्लिक मी, दूसरा मैंने लिखा क्लिक मी 2। और इन दोनों बटन को मैं एक आईडी दे देता हूँ, जो कि BTN1 और BTN2। BTN स्टैंड्स फॉर बटन, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से मैं स्टाइल्स में आऊँगा, यहाँ पे BTN1 को स्टाइल दूंगा विजिबिलिटी 10। जैसा कि तुम सबने अभी देखा कि यहाँ पे जो बटन था उसने उसका स्पेस घेर के रखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, और मैं इसका डिस्प्ले नन सेट कर देता हूँ। जैसे कि तुम सब देख सकते हो, डिस्प्ले नन करने की वजह से पहले बटन का जो स्पेस था वो पूरा ही गायब हो गया, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट ही गायब हो गया पेज से, ऐसा समझो। अब चलो जल्दी से समझते हैं कितने तरीके का यूनिट्स होता है CSS में। तो देखो, CSS का यूनिट डिफाइन करता है एलिमेंट का साइज कितना होगा, ठीक है, टेक्स्ट का साइज, स्पेसिंग और लेआउट का डायमेंशन, ये सब डिटरमाइन होता है CSS के यूनिट की वजह से, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, किसी एक बॉक्स का विड्थ होगा 200 पिक्सल। इस बॉक्स में अगर कोई कंटेंट लिखा रहेगा तो उसका फॉन्ट साइज होगा 2 rem और इसका मार्जिन होगा 5%। इसके रिस्पेक्ट में, पेरेंट के रिस्पेक्ट में, इस बॉक्स के पेरेंट के रिस्पेक्ट में 5% होगा, ठीक है। और इसी जगह पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो CSS में दो तरीके का यूनिट्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स्ड है, मतलब स्क्रीन का साइज जितना भी चेंज करो उतना ही साइज पकड़ के रखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है पिक्सल। दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट, और इनमें साइज डिपेंड करता है दूसरे एलिमेंट के ऊपर। जैसे कि सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इसका विड्थ समझ लो x, ठीक है, और इसके चाइल्ड को मैंने कहा कि तुम इसका 50% विड्थ पकड़ लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो जो 50% होगा उसको मैं कह सकता हूँ ना कि ये x/2 होगा, मतलब किसका, चाइल्ड का जो विड्थ होगा वो 25% होगा, और ये चीज़ पेरेंट के रिस्पेक्ट में होगा। और यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल तैयार करके रखा है जिसमें तुम समझ सकते हो कितने तरीके का यूनिट्स होता है CSS में। तो पहला और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो है पिक्सल। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एब्सोल्यूट है, मतलब इसका साइज फिक्स रहेगा, किसी भी स्क्रीन साइज पे चले जाओ। सपोज मैंने एक बॉक्स का विड्थ 300 पिक्सल सेट कर दिया, तो वो डेस्कटॉप में भी 300 पिक्सल रहेगा, मोबाइल में भी 300 पिक्सल रहेगा, टैबलेट में भी 300 पिक्सल रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो यूनिट है वो है हमारा परसेंटेज, और ये रिलेटिव यूनिट है इसके साथ, पेरेंट के साथ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से हमारे पास होता है EM, ये ज़्यादातर यूज होता है फॉन्ट साइज के लिए। EM के जैसे ही हमारे पास होता है REM, ये क्या करता है, ये रूट के रिस्पेक्ट में अपना फॉन्ट साइज डिटरमाइन करता है। इसके बाद हमारे पास होता है VW, जिसका मतलब है कीबोर्ड विड्थ, और उसी तरीके से हमारे पास होता है VH, जिसका मतलब होता है कीबोर्ड हाइट। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होता है रिस्पॉन्सिवनेस में। सपोज ये मेरा एक वेब पेज है, और इसमें मैंने कहा कि ये राइट साइड में ये 80% कीबोर्ड विड्थ और 80% कीबोर्ड हाइट का स्पेस लेगा, ठीक है, राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में मैंने इसको कहा ये 20% व्यूपोर्ट विड्थ लेगा और 20% व्यूपोर्ट हाइट लेगा। सपोज मैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कह दिया ये 20 व्यूपोर्ट विड्थ लेगा और 80 व्यूपोर्ट विड्थ लेगा, क्या ये स्क्रीन साइज जितना ही छोटा हो जाए, सपोज इसी चीज़ को मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ
ये 20% व्यू पोर्ट विड्थ मेंटेन करेगा और ये 80% व्यू पोर्ट विड्थ मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, इससे हमारा रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन यूनिट्स की वजह से। अब चलो थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अभी तक जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा उससे रिलेटेड। Our first question is which part of the box model creates space outside the element? आंसर बहुत ही सिंपल है और ये चीज़ मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसका आंसर तुमको करना है कमेंट। ठीक है, अब चलो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमको एक कोड दिया गया है, तो पूछा जा रहा है क्या ये विड्थ 200 पिक्सल रहेगा। चलो समस्या है, हमने यहाँ पे विड्थ डिफाइन किया 200 पिक्सल, हेडिंग डिफाइन किया और बॉर्डर को हमने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक किया। इन सब के बाद क्या हमारा विड्थ 200 पिक्सल रहेगा? यस और नो? इसका आंसर होगा नो। और इसका आंसर यस होता यदि यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता। बॉर्डर बॉक्स इंश्योर करता कि हमारा जो एलिमेंट का विड्थ है वो 200 पिक्सल के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तब उस केस में हमारा आंसर यस होता। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अब चलो देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाई विल दिस सीएसएस नॉट वर्क। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसका आंसर तुमको कमेंट करना है। अब चलो सॉल्व करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है कि हमको ये कार्ड बनाना है सिर्फ बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट यूज़ करके। और ऐसा सेम कार्ड हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बनाया था, बट ये वाला कार्ड अलग है क्योंकि इसमें हमने यूज़ किया है आइकन्स का। और इस कार्ड को बनाते वक्त तुम सीखोगे इन सब आइकन्स को हम कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको सिखाने वाला हूँ हमारे HTML पेज में हम आइकन्स को कैसे लगा सकते हैं। तो आइकन्स लगाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे रिमिक्स आइकन को। ये जो पहला वेबसाइट दिखेगा तुमको तो खोलना है। ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी, मतलब कि सब कुछ फ्री है। जैसे हमारे केस में था, हमको एक एरो चाहिए था, है ना, ये वाला एरो चाहिए था हमको, ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इस आइकन की लाइब्रेरी को हमको हमारे HTML पेज में यूज़ करने के लिए हमको चाहिए होगा रिमिक्स आइकन का CDN। तो मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल पे और सर्च करूँगा रिमिक्स आइकन CDN। और ये CDN जिसका जो वेबसाइट रहेगा वैसे करंट जो वर्जन यहाँ पे चल रहा है, ये वाला चीज़ ध्यान से देख लेना। करंट वाला वर्जन चल रहा है 4.9। ठीक है, इससे थोड़ा पीछे भी लोगे तो काम चल जाएगा थोड़ा। तो 4.6 वर्जन का मैंने सेलेक्ट किया और इस टैग को कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे आना है हमारे हेड टैग में और यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा रिमिक्स आइकन का जितना भी सारा आइकन का लाइब्रेरी था हमारे इस URL से पेज होकर आएगा। डेमो देखना चाहोगे इसका? चलो देखता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, सपोज मुझे ये लेफ्ट का एरो चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, आ गया। इसी तरह तुमको भी आइकन्स की लाइब्रेरी तुम्हारे HTML पेज में लगाना है और इन सारे आइकन्स को तो यूज़ कर पाओगे। ठीक, अब चलो सॉल्व करते हैं हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्योंकि हम यहाँ पे CSS सीखने आए हैं तो इसलिए मैंने इसका HTML पहले से लिख के रखा है। क्योंकि देखो इस वीडियो से मेरा मकसद ये है कि तुम CSS सीखो ना कि HTML। अगर तुमको HTML सीखना है तो उसके लिए पहले से ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जिसको तुम ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, इससे हमने हमारा HTML लिख दिया और इस कार्ड को मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा, इस कार्ड को बनाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके तुमको लिंक्डइन में पोस्ट करना है और उस पोस्ट में मुझे टैग करना है। ठीक है, अब चलो जल्दी से इस चीज़ों को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रूट एलिमेंट में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग चाहिए होगा, हम पैडिंग टॉप कर देंगे 50 पिक्सल का, थोड़ा ऊपर से पैडिंग बन जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं हम एक एक करके स्टाइल करना। सबसे पहले हमारे पास है ये वाला कार्ड। सबसे पहले हम इस कार्ड को एक बैकग्राउंड कलर देंगे, फिर उसके बाद उसका हाइट और विड्थ डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे, पैडिंग देंगे और थोड़ा सा शैडो देंगे। ठीक है, चलो एक एक करके इन सारे प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर होगा राइट, फिर इसके बाद हम इस कार्ड को विड्थ देंगे सपोज 360 पिक्सल, इसके बाद हम इस कार्ड को बॉर्डर रेडियस देंगे सपोज 25 पिक्सल का। ठीक है, फिर इसके बाद हम कार्ड की पैडिंग देंगे 20 पिक्सल का। ठीक है, देखिए अंदर से थोड़ा स्पेस बना रहे।
ठीक है, अंदर से स्पेस बना लिया। इसके बाद हम इस चीज़ को वर्टिकल अलाइन करेंगे। फिर इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे शैडो। ऊपर नीचे हमको चाहिए 0 पिक्सल, 0, 15, 35 पिक्सल। और मैं यहाँ पे RGBA वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ, स्टैंड्स फॉर अल्फा, मतलब ओपेसिटी। थोड़ा सा वाइटर टोन चाहिए, ओपेसिटी को हल्का सा बढ़ा दूंगा मैं यहाँ, एकदम सटल सा डिफरेंस दिखेगा मुझे यहाँ पर शैडो ऐड करने से। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे मिरर में जितने भी सारे आइकन्स हैं उनको हम स्टाइल करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर आइकन्स को हम हाइट और विड्थ देंगे, फिर उसके बाद हम लेफ्ट और राइट आइकन्स को स्टाइल करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा हमारे इस कार्ड के जैसा स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद हम स्टाइल करेंगे हमारे प्रोफाइल सेक्शन को। सबसे पहले हमने ऐड किया प्रोफाइल सेक्शन को, हेडिंग दे दी ऊपर से, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम एवाटर को स्टाइल करेंगे। ठीक है, हमने इसको बना दिया पोजीशन रिलेटिव। अब बारी है इस इमेज को स्टाइल करने का। मैं यहाँ पे देखूंगा अवतार रैपर, इसके अंदर जो इमेज है उसमें मुझे स्टाइल करना है। विड्थ देना है 100%। ठीक है, हाइट भी इमेज कर दूंगा 100%। और इस इमेज को एक सर्कुलर शेप देने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस का, बॉर्डर रेडियस 10%। अब बारी है इस चीज में इस वाले बॉर्डर को ऐड करना। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ग्रे नहीं लाइट टोन रखूंगा ग्रे से। इसके बाद मैं इसको दूंगा एक शैडो। शैडो देने की वजह से इसमें थोड़ा सा डिप्थ आ गया है। अब चलो इस वेरीफाई वाले बैच को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ को करूँगा कॉपी, पेस्ट। इस वेरीफाई बैच को सबसे पहले मैं बनाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से क्या होगा, ये मेन पेज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बैच को एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा जो कि होगा ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर देने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, एक फंक्शन यूज़ करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। इसमें हमको सबसे पहले पास करना होगा कितने डिग्री से हम ग्रेडियंट चाहते हैं। उसके बाद हमको देना पड़ेगा कलर, कहाँ से कहाँ तक चाहते हैं हम। सपोज हम पर्पल से और वायलेट के बीच में ग्रेडियंट कलर चाहते हैं। ठीक है, क्या कलर होगा, वाइट। बट मैं यहाँ पे पर्पल और वायलेट कलर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से इसका कलर निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि हेक्स कोड कलर इसका। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इस बैच को भी सर्कुलर बनाऊंगा, थोड़ा सा हाइट और विड्थ दूंगा और इसको एकदम इमेज के साइड में अलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे पोजीशंस का, क्योंकि इस चीज़ को हमने पहले से उठा के रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया बॉटम और राइट का। मतलब बॉटम्स हमको 8 पिक्सल यहाँ पे भेज दो और राइट से हमको 8 पिक्सल इस पोजीशन पे भेज दो। ठीक है, थोड़ा सा हाइट और विड्थ दिया, बॉर्डर रेडियस दिया। ठीक है, बॉर्डर दिया, इसको एक वाइट कलर लाइन हाइट दिया और फॉन्ट साइज दे दिया, आइकन का फॉन्ट साइज दे दिया। ठीक है, फॉन्ट साइज सिर्फ टेक्स्ट में ही नहीं एसवीजी आइकन्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो बाद हम हेडिंग्स को स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉन्ट है ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तुम्हारे केस में ये फॉन्ट इंस्टॉल नहीं भी हो सकता है, और अगर तुम चाहते हो कल को अगर मैं ये वेबसाइट को डिप्लॉय करूँ तो ये फॉन्ट सबको दिखे, तो उसके लिए इस वाले फॉन्ट को हमको CSS फाइल में लिंक करना पड़ेगा। कैसे लिंक करते हैं, और चलो तुमको दिखाता हूँ। इसको लिंक करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे गूगल पे और सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, पहला वाला लिंक आएगा। इसके बाद गेट फॉन्ट पे तुमको क्लिक करना है। यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा गेट एम्बेड कोड, यहाँ पे तुमको क्लिक करना है और इस लिंक पे नहीं, तुमको ये इंपोर्ट वाले सिंटैक्स पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया और ये स्टाइल टैग के अंदर जो तुमको URL दिख रहा है, URL को तुमको यहाँ से करना है कॉपी। यहाँ पे आना है VS कोड में और एकदम फाइल के एकदम टॉप में, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर से भी पहले तुमको ये वाला चीज़ लगा देना है। जब इतना कर लोगे तो ये वाला फॉन्ट तुम्हारा इस वेबसाइट के अंदर लग चुका है। अब चलो स्टाइल करते हैं हमारे इस टाइटल को, बायो को और इस बटन को। तो टाइटल को मैं कुछ ज़्यादा कुछ स्टाइल नहीं करूँगा, सिंपल सा फॉन्ट साइज और कलर दूंगा। ठीक है, इसका यार ये जो फॉन्ट फैमिली देख लो, ये बाय डिफॉल्ट सैंस रिप ले लिया। इसके लिए एकदम ये वाला जो बॉडी है, इस बॉडी में ही मैं फॉन्ट फैमिली सेट कर दूंगा। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मोंसेराट सैंस रिप। ठीक है, ये लिखते ही हमारा फॉन्ट मोंसेराट सैंस रिप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैंने पहले ही कहा है, ये
लेफ्ट टू राइट रिजॉल्व होता है, ठीक है। और हमारे केस में ये मॉन्स्टर्ड फॉन्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा क्योंकि हमने पहले इसको इंपोर्ट कर दिया है CSS फाइल में। बाई चांस अगर सीडियन फेल हो जाता है तब ये वाला फॉन्ट उसको संभाल लेंगे, ठीक है। अब स्टाइल करेंगे हम हमारे इस वाले बटन को स्टाइल करने के लिए ये सेम प्रॉपर्टीज जो बैच में था इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं तुमको यहाँ सिखाना चाहता हूँ, जो चीज़ देख लो, मैं चाहता हूँ इस बटन को होवर करने के बाद मैं यहाँ पे फिंगर वाला पॉइंटिंग फिंगर्स वाला आइकन यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर पॉइंटर। लिखने से ये वाला लिंक जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इस बटन को थोड़ा सा शैडो दूंगा, बहुत बढ़िया। अब हम स्टाइल करेंगे इन तीनों आइकन्स को। इनको स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे इन आइकन्स का एक्चुअल कलर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब बारी है इन आइकन्स को सर्कुलर शेप देने का। सर्कुलर शेप देना मैंने तुमको सिखा दिया। बॉर्डर रेडियस को 50% करना है और उनको हाइट और विड्थ देना है, ठीक है। हो गया सर्कुलर आइकन्स। अब बारी है इन तीन आइकन्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करने का। इसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं तुमको फ्लेक्स बॉक्स नहीं सिखाने वाला हूँ। फ्लेक्स बॉक्स आने वाले वीडियोस में आएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि होगा फ्लोट। फ्लोट करने से क्या होगा, ये तीनों चीज़ें हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब बारी है लिंक्स को स्टाइल करने का। और लिंक्स को स्टाइल करना बहुत ही आसान है। तो करने के लिए सिर्फ कलर और फॉन्ट वेट चेंज कर दो, ठीक है, अपने आप अच्छा दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ किया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखूँ तो ये स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँ अपर केस में तो ये सारा चीज़ कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमने बना लिया है हमारा ये वाला कार्ड, ठीक है। ये वाला कार्ड तो मैंने बना दिया, बट तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुमको इस कार्ड को बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे लिंक्डइन में जाके टैग करना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुमको ये सारा चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।